अधिराज जी अपने परिवार के साथ उस रोज़ दिल्ली कैंट रोड से गुजर रहे थे। पूरा परिवार एक ही कार में था। देर रात का वक्त था। ऐसा लगता था जैसे कभी भी तूफान आ सकता है। कि तभी जब वो लोग उस रास्ते से जा रहे थे तो अचानक से ही उनकी जो कार है उसकी स्पीड जो है वो खुद से तेज़ हो गई। इससे पहले कि वो अपनी कार को कंट्रोल करते तभी वो देखते हैं कि रास्ते पर बीचों बीच कोई औरत खड़ी थी लाल जोड़े में, जिसे देख ऐसा लगता था जैसे कि वो कोई पागल हो। उसके बाल वगैरह बहुत बुरी तरीके से बिखरे हुए थे। कि अचानक ही जो अधिराज जी की कार थी वो सीधा उस औरत से जा टकराती है, जिसकी वजह से वो एकदम से ही कार को रोकते हैं और रोककर रास्ते पर देखने लगते हैं। उनका जो परिवार था वो कार में इस वक्त सोया हुआ था। किसी को भी कुछ बात का खबर ही नहीं थी। तो अधिराज जी जो थे अपनी कार को रोकते हैं और उस रास्ते पर निकलते हैं तो देखते हैं कि दूर दूर तक कोई भी औरत वहाँ दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन वो सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने तो अभी अभी एक औरत को देखा था जो मेरी कार से टकराई, फिर वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। वो रास्ते पर खड़े ही थे कि तभी उनके कंधे पर पीछे से एक हाथ आता है। वो थोड़ा घबरा जाते हैं और थोड़ा डर कर वो पीछे की ओर मुड़ते हैं कि वो देखते हैं कि ये तो उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी पूछती है, क्या बात है, आप कार को यहाँ रास्ते पर रोक कर यहाँ क्या देख रहे हैं। तो इस पर अधिराज जी कहते हैं कि मैंने अभी अभी यहाँ एक औरत को देखा था और मेरी जो कार है उससे टकरा गई थी, लेकिन वो औरत जो है या उसकी डेड बॉडी वगैरह कुछ भी यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही है। अधिराज जी की जो पत्नी थी वो कहती हैं कि कैसी बात कर रहे हो, कार की स्पीड तो इतनी कम थी, किसी का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है उससे। आप तो बैलगाड़ी की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अधिराज जी जो थे वो कहते हैं कि नहीं, अचानक से ही कार की जो स्पीड थी वो अपने आप तेज़ हो गई और फिर ऐसा हुआ। उनकी बात सुनकर उनकी पत्नी कहती हैं, जब यहाँ कोई है ही नहीं तो आप क्या बेकार की बातें कर रहे हैं, बच्चे परेशान हो जाएंगे, चलिए घर चलना है। तो अधिराज जी जो थे वो अपनी पत्नी की बात मान जाते हैं, क्योंकि वहाँ वैसे भी कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद जब वो अपने घर पहुँचते हैं, अधिराज जी की जो पत्नी थी वो अपने तीनों बच्चों को उनके रूम्स में सुलाकर अपने पति के पास आती हैं। तो देखते हैं कि अधिराज जी जो थे वो अभी भी कुछ परेशान से लग रहे हैं। तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि आप अभी भी उन्हीं सब बातों में लगे हुए हैं, वहाँ कोई लड़की नहीं थी, हो सकता है कि आपका भ्रम हो, नींद की वजह से आपको ऐसा लगा हो। इसके बाद जो था अधिराज जी और उनकी पत्नी भी सो जाती हैं। रात के कुछ 2 बज रहे थे कि तभी जो अधिराज जी की पत्नी थी उनकी ना नींद खुल जाती है। अब नींद खुलने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई जो है उनके पैरों की ओर खड़ा हुआ है। उनकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा नींद भरी हुई थी। ऐसे में जो भी कोई खड़ा था, जो कि उन्हें महसूस हो रहा था, वो कुछ धुंधला धुंधला सा था। यूँ तो कमरे में एक छोटा सा बल्ब जला हुआ था, लेकिन उसकी रोशनी इतनी नहीं थी कि वो उसको सही से देख सके। वो अभी उस शख्स को देख ही रही थी कि उन्होंने महसूस किया वो जो भी था, वो जो उनकी ओढ़ी हुई चादर को अपनी ओर पकड़कर खींचने लगा था। ये देख उनकी नींद एक झटके में उतर गई और उन्होंने महसूस किया कि जो सामने खड़ा है
वो कोई आदमी नहीं बल्कि कोई औरत है, वो भी लाल जोड़े में। शायद ये वही औरत थी जो अधिराज जी को दिखाई दी थी उस रास्ते पर। और उस औरत का चेहरा इतना भयानक था कि अधिराज जी की जो पत्नी थी उसे देख बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। वो अपने एक हाथ से अधिराज जी को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी जो आवाज़ है गले से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। लेकिन तभी जो था, अधिराज जी की पत्नी का जो हाथ था वो एकदम से उनके चेहरे पर लगा और अधिराज जी यहाँ पर उठकर बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि उनकी जो पत्नी है वो अपने गले को पकड़े हुए है, जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो ज़ोर से। वो उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इस तरीके से अपने गले को क्यों पकड़ के बैठी हो। तो यहाँ पर वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। बस ऐसा लग रहा था उन्हें जैसे कि किसी ने उनका पकड़कर गला दबा दिया हो। फिर किसी तरीके से थोड़ी देर में जो है अधिराज जी देखते हैं कि उनकी जो पत्नी है अब ठीक महसूस कर रही है। तो वो पूछने लगते हैं कि क्या बात है, तुम इस तरीके से क्यों कर रही थी, क्या हुआ था तुम्हें। अधिराज जी की जो पत्नी थी वो बताती हैं अपने पति को कि मैंने कुछ ही देर पहले यहाँ कमरे में एक लाल साड़ी वाली औरत को देखा था। पहले वो हमारी चादर खींच रही थी और फिर जब मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश करी तो उसने मेरा ज़ोर से गला दबाने की कोशिश करी और उसी वजह से ये सब हुआ। और फिर अचानक से वो कहीं गायब हो गई। तो अधिराज जी जो थे वो कहते हैं कि लाल साड़ी वाली औरत, ऐसी औरत तो मैंने दिल्ली कैंट रोड पर देखी थी, जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था। यहाँ पर दोनों के जो दिमाग थे वो अचानक से ही घूम गए कि भाई ये क्या घटना घट रही है हमारे साथ। मतलब जो औरत उन्होंने दिल्ली कैंट रोड पर देखी थी वही हमारे घर में कैसे आ सकती है। उस रोज़ के बाद कई बार जो है अधिराज जी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसा लगने लगा जैसे कि उनके घर में उनसे अलावा कोई और भी है। और यहाँ तक कि बच्चों ने भी किसी लाल साड़ी वाली औरत को देखने की बात कही है घर के अंदर। इसी बीच एक दिन की बात थी कि जो अधिराज जी की पत्नी थी वो घर में अकेली ही थी और दोपहर का वक्त था। उस रोज़ मौसम थोड़ा ऐसा था कि दिन में भी काफ़ी अंधेरा था। बच्चे भी स्कूल गए थे और उनके जो पति थे वो भी ऑफिस गए थे। वो बिल्कुल ही घर में अकेली थी, किचन में काम कर रही थी कि तभी उन्हें किसी का फ़ोन आता है और वो उस फ़ोन को सुनने के लिए जो है हॉल में आती हैं, क्योंकि उनका जो मोबाइल था वो वहीं हॉल में पड़ा हुआ था। तो वो फ़ोन पर बात करने लगती हैं। तभी उस फ़ोन पर जो है उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा भयानक थी कि कोई अगर सुन ले तो उसके कानों में दर्द हो जाए या खून निकल जाए। तो अधिराज जी की जो पत्नी थी वो फ़ोन को एकदम से ही फेंकती हैं सोफ़े पर और अपने कानों पर हाथ रख लेती हैं, क्योंकि वो जो आवाज़ें थी वो अब फ़ोन के बाहर से सुनाई दे रही थी बहुत तेज़ी से। और वो एकदम से ही वहाँ पर जो है बेहोश होकर गिर जाती हैं। फिर जब उनको होश आया तो उन्होंने पाया कि जो उनके हस्बैंड हैं और बच्चे हैं वो अब घर पर आ चुके हैं। कुछ रात के 7 बजे थे। पास ही में एक डॉक्टर भी खड़ा था। तो डॉक्टर कहता है चिंता वाली कोई बात नहीं है, इनका थोड़ा बीपी लो हो गया था, बस शायद इसीलिए बेहोश हो गई थी। इतना कहने के बाद जो है वो डॉक्टर घर से चला जाता है। यहाँ पर जो अधिराज जी थे वो पूछते हैं कि तुम इस तरीके से पहले तो कभी बेहोश नहीं हुई, फिर आज ऐसा कैसे। अधिराज जी की पत्नी उन्हें दोपहर वाली बात बताती हैं कि किस तरह फ़ोन पर एक कॉल आई और उस कॉल में कुछ अजीब सी डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ें इतनी तेज़ थी कि फ़ोन के बाहर तक आ रही थी, जिन्हें सुनकर मैं बेहोश हो गई।
इसके बाद जो था, अधिराज जी की पत्नी अधिराज जी से कहती हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। वो पता नहीं कौन औरत है जो हमारे पीछे पड़ी है, हमें कुछ तो करना होगा। इस पर अधिराज जी कहते हैं, तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और जो भी कुछ करना है मैं ही करूँगा। उस रोज़ के बाद अधिराज जी अपने एक दोस्त से बात करते हैं। उस दोस्त को अपने साथ घट रही सारी हादसों के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर जो वो दोस्त थे वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, एक बहुत ही अच्छे मैं पंडित जी को जानता हूँ जो तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें 2 दिन रुकना होगा क्योंकि वो 2 दिन के लिए कहीं गए हुए हैं। मैं अक्सर ही उनसे मिलता जुलता रहता हूँ। तो इस पर अधिराज जी कहते हैं कि यार तू बस मुझे उन पंडित जी से मिलवा दे। वही बात जो है अधिराज जी अपनी पत्नी को बताते हैं तो वो खुश होती हैं कि चलो कोई तो सहारा मिला जिसके ज़रिए हम उस मुसीबत से मुक्ति पा सकते हैं। इसी के साथ उन दोनों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतने दिन हमने इस चीज़ को झेला है, 2-3 दिन झेलने में कोई हर्ज नहीं है, उसके बाद तो फिर सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आने वाले जो 2 दिन हैं उन पर सबसे ज़्यादा भारी होने वाले हैं। वहीं उस रोज़ संडे का दिन था, लेकिन अधिराज जी आज भी ऑफिस गए थे किसी ज़रूरी काम के चलते, और यहाँ उनकी पत्नी जो थी उन्हें भी किसी काम की वजह से उस रोज़ घर से बाहर जाना पड़ा। अब क्या था कि घर पर जो उनके 3 बच्चे थे वो अकेले ही थे, तो तीनों अपने अपने काम में लगे हुए थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। तो बेटी जो थी वो सबसे छोटी थी और वो इस वक्त अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। बेटी जो थी इस वक्त अपना स्कूल का कुछ काम कर रही थी कि तभी उसके जो रूम का दरवाज़ा है वो खुलता है। उसने देखा कि जो उसकी माँ है वो कमरे में अंदर आई है। तो वो एकदम से ही जो बेटी थी वो अपनी माँ के जाकर गले लग जाती है और कहती है कि मॉम, आप तो कहकर गई थी कि आपको आने में टाइम लगेगा, लेकिन आप तो इतनी जल्दी आ गई। फिर वो जो अधिराज जी की बेटी थी वो अपनी माँ के साथ वहाँ पर ड्राइंग बुक में कलर करने लगती है। तभी क्या था कि जो उसके दोनों भाई थे पीछे से वो उस कमरे में आते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि जो उनकी छोटी बहन है वो माँ के साथ कलरिंग बुक में कलर कर रही है वगैरह। तो वो दोनों बहुत हैरान होते हैं और वो पीछे ही खड़े हो जाते हैं और वो अपनी बहन को इशारों से अपने पास आने को बोलते हैं। दोनों बेटों में से जो बड़ा बेटा था वो इस वक्त किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। तो वो जो दूसरा बेटा था वो अपनी बहन को दोबारा से इशारा करता है अपने पास आने का। तभी जो उनकी माँ थी वो उन दोनों लड़कों को घूर कर देखने लगती है। जो बेटी थी वो दौड़कर अपने भाइयों के पास जाती है और पूछती है कि क्या बात है, आप मुझे क्यों बुला रहे हो। इस पर वो जो दोनों उसके बड़े भाई थे वो उस वक्त कुछ नहीं कहते, और जो उनकी माँ थी उस कमरे में वो उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से घूर कर देखने लगी थी। तो दोनों भाई जो है वो अपनी बहन को उस कमरे से निकालते हैं और कमरे का दरवाज़ा बंद कर और वहाँ से बाहर आ जाते हैं, और फिर अपनी बहन को जो घर का मंदिर था वहाँ पर लेकर बैठ जाते हैं, जो कि एक कमरा था, और उस कमरे का जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद कर लेते हैं। इतने में क्या था कि वो जो मंदिर का दरवाज़ा था कोई उस पर बुरी तरीके से खटखटाने लगता है, जिसको सुनकर वो जो तीनों हैं वो एकदम से डर जाते हैं। इस बीच जो बड़ा बेटा था फ़ोन पर जब वो बात कर रहा था वो फ़ोन भी अचानक से ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, इससे पहले कि वो कुछ कहता। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भयानक थी जिसकी वजह से तीनों बहुत ज़्यादा डर गए थे
और जो उनकी छोटी बहन थी वो पूछती है कि भैया ये सब क्या हो रहा है। उस वक्त वो दोनों अपनी बहन से कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर वो जो आवाज़ें थी वो शांत हो गई और कुछ देर बाद उन्हें फिर से फ़ोन आता है, तो वो फ़ोन पर अपनी माँ से बात करते हैं। तो अधिराज जी की पत्नी ने अपने बच्चों से कहा, बेटा क्या बात है, मैं तुमसे फ़ोन पर बात कर रही थी, फ़ोन अचानक कैसे कट गया। यहाँ पर जो बड़ा बेटा था वो अपनी माँ को बताता है कि हमारे घर में वो जो चीज़ है वो आपके रूप में नेहा के पास आई थी, लेकिन अब सब ठीक है, आप जल्दी घर आ जाओ, हमें बहुत डर लग रहा है। तो इस तरह वो जो सभी काम है उन्हें छोड़कर जल्दी से अपने घर वापस आ जाती हैं। और इस तरह जो है कि कई घटनाएं उनके साथ उन 2 दिनों में घटी, जिसकी वजह से पूरा जो परिवार था काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वहीं 2 दिन बाद जब वो पंडित जी आए तो वो उनके घर में एक पूजा पाठ करते हैं। उस पूजा पाठ के बाद जो था वो सभी से कहते हैं कि अब चिंता वाली कोई बात नहीं है। वो एक बुरी शक्ति थी, एक प्रेत आत्मा जो उस रोज़ दिल्ली कैंट रोड पर से ही आपके पीछे लग चुकी थी और वो अब आपको मारना चाहती थी। लेकिन अब डरने वाली कोई बात नहीं है। इस पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद वो फिर कभी आपके घर में या घर के बाहर कहीं भी आपको परेशान नहीं करेगी। तो इस तरह जो है अधिराज जी का परिवार मरते मरते बचा।